गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कार्बोहाइड्रेट का पार्ट सेकंड शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में हमने कल क्या पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है और कार्बोहाइड्रेट का नामकरण कैसे करते हैं और उसका क्लासिफिकेशन वर्गीकरण देखा था हमने। वर्गीकरण क्या था कि आप किस किस पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, शुगर, नॉन शुगर में। नॉन शुगर अगर है तो वो सिर्फ क्या होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। अगर शुगर है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, आगे डिवाइड कर सकते हैं किसमें, मोनोसेकेराइड में और ओलिगोसेकेराइड में। मोनोसेकेराइड जो होती है वो क्या होती है, मोनोमर यूनिट होती है। ठीक है। मोनोमर यूनिट जो होती है उसमें क्या होता है, वो स्वाद में मीठी होती है, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। मतलब जितनी भी शर्करा होती है वो क्या होती है, स्वाद में मीठी होती है, क्रिस्टलीय ठोस होती है। इसके अलावा हमने पढ़ा क्या, ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड में क्या था कि जब दो मोनोसेकेराइड के अणु आपस में जुड़े हुए हो तो वो क्या होंगे, डाइसेकेराइड होंगे। ठीक है। अगर तीन मोनोसेकेराइड के अणु जुड़े हुए हैं तो वो क्या होगा, ट्राइसेकेराइड। ठीक है। ऐसे ही आगे जितने अणु जुड़ते जाएंगे उतने नंबर का हम डाल देंगे। लेकिन अगर बहुत ज्यादा अणु जुड़े हुए हैं मोनोसेकेराइड के तो वो किस में आ जाता है, नॉन शुगर में आ जाता है, शर्करा के अंदर आ जाता है। ठीक है। ये हमने कहाँ पढ़ा था, लास्ट वाली क्लास में पढ़ा था। और आज हम क्या पढ़ेंगे, उसमें से एक पढ़ेंगे हमारा क्या, ग्लूकोज। ग्लूकोज जो क्या है, एक मोनोमर है या जिसे हम क्या कहते हैं, मोनोसेकेराइड है। ठीक है। क्या पढ़ेंगे आज हम, ग्लूकोज कि ग्लूकोज की संरचना क्या होती है, ग्लूकोज का संरचना सूत्र क्या होता है, ग्लूकोज की संरचना के पक्ष में प्रमाण कौन कौन से हैं और ग्लूकोज कौन कौन सी अभिक्रियाएं दे सकता है। ठीक है। और उसकी खुद की कौन कौन सी आगे रिएक्शंस होती है। ठीक है। ये सारे हम किस में पढ़ेंगे, इसके अंदर जनरल इंट्रोडक्शन हमने कल कर लिया था कि ग्लूकोज जो होता है वो क्या होता है, एक तरह की शर्करा होती है। कौन सी शर्करा, इसके तीन नाम थे, अंगूर शर्करा, रक्त शर्करा। ठीक है। एक क्या कहा था हमने, इसको डेक्सट्रोज कहा था। ठीक है। ये सब हमने क्या कर लिया था, कल कवर कर लिया था। आज हम क्या करेंगे इसके अंदर, ये जो ग्लूकोज है आपका, ये जो ग्लूकोज है, अच्छा इसका सूत्र भी देखा था, क्या होता है, C6H12O6 होता है। ठीक है। अच्छा इसके अंदर एक चीज और थी क्या, कि अगर आप, ये जो ग्लूकोज है क्या है, एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। ठीक है। पॉलीहाइड्रोक्सी क्या है, ग्लूकोज क्या होता है, एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है। ठीक है। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है या नहीं है। ठीक है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का मतलब क्या है कि इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे एल्कोहल या फिर हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित है और इसमें क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप भी उपस्थित होता है। यानी फंक्शनल ग्रुप जो है इस ग्लूकोज के अंदर दो है। कौन कौन से हैं, एक एल्डिहाइड है हमारा और दूसरा क्या है, हाइड्रोक्सी है। ठीक है। तो इसको अगर हमें प्रूफ करना हो तो हम क्या करते हैं, दो काम करते हैं। एक तो आपका ये जो फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, मेन फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कौन सा है, अल्कोहल, ये हाइड्रोक्सी है या एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड। ठीक है। तो इन दोनों के पक्ष में हमें क्या देखने हैं, प्रमाण देखने हैं। कैसे देखेंगे कि ये अगर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है तो इसकी अगर हम रिएक्शन करवा दें किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, इसकी अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवा दे तो क्या होगा, ये एसिटिक एनहाइड्राइड जो है इस पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड के सिर्फ किस वाले पोर्शन से रिएक्ट करेगा जाके, पॉलीहाइड्रोक्सी वाले से, एल्डिहाइड वाले से नहीं। ठीक है। तो ये जो क्या, ये एसिटिक एनहाइड्राइड क्या करेगा, इस पॉलीहाइड्रोक्सी में से हाइड्रोक्सी समूह को हटाकर उसकी जगह क्या बना देगा, ये खुद का एनहाइड्राइड बना देगा। ठीक है। उसके साथ कौन सा ग्रुप जाके जुड़ जाएगा, अगर हम ये OCH3 या फिर OR लिख सकते हैं, OR ग्रुप जाके क्या हो जाएगा, उसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये क्या शो करता है कि हमारे जो ग्लूकोज का अणु है उस ग्लूकोज के अणु के अंदर हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित है।
ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, एक तरह का पेंटा एसिटिल बन जाएगा। पेंटा एसिटिल क्यों बना, क्योंकि कार्बन के ऊपर, कार्बन कितनी है इसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर 6 है, 6 में से 5 के ऊपर क्या है, हाइड्रोक्सी समूह है, और एक हमारा क्या है, एल्डिहाइड है। ठीक है, 6 कार्बन है ग्लूकोज के अंदर, जिसमें 5 पे क्या है, एल्कोहल है या OH है, हाइड्रोक्सी समूह है, और एक क्या है, एल्डिहाइड है। ठीक है, तो ये जो एसिटिक एनहाइड्राइड है, ये क्या करेगा, इन 5 कार्बन के 5 हाइड्रोक्सी समूह को रिप्लेस करके ये 5 एसिटिल वाले ग्रुप जाके जोड़ देगा। ठीक है, और एसिटिल ग्रुप आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं, जो आपकी OR होते हैं। ठीक है, या फिर हम जैसे ये कह सकते हैं, ये क्या है, हम लिखते हैं ना, ये एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है आपका, ये होता है कि कोई भी एक अणु है, एक कोई भी कार्बन है, उसके साथ क्या जुड़े हुए हैं, 2 एनहाइड्राइड वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं। इसे हम पूरा कर लेते हैं रिएक्शन के साथ। जैसे हमने क्या किया, हमने एक ग्लूकोज लिया, ठीक है, ग्लूकोज का अणु लिया, इसकी हमने रिएक्शन किसके साथ करवाई, इस एनहाइड्राइड के साथ करवाई। ठीक है, तो ये जो एनहाइड्राइड है, ये क्या करेगा, ये जो एनहाइड्राइड है, ये क्या करेगा, इसके हाइड्रोक्सिल वाले समूह को रिप्लेस कर देगा, किसके साथ, एसिटिल के साथ। ठीक है, एसिटिल के साथ अगर इसको ये रिप्लेस करता है, तो हमारे पास क्या बनता है, ये हमारा पेंटा एसिटिल बनता है। ठीक है, पेंटा एसिटिल, और क्या है इसके साथ, ये क्या है, पेंटा एसिटिल ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, ग्लूकोज का एसिटिल व्युत्पन्न बनेगा। ठीक है, ग्लूकोज का एसिटिल व्युत्पन्न बनेगा, और कितने कार्बन पर ये एसिटिल जाके जुड़ेगा, 5 कार्बन पर, तो ये क्या है, पेंटा एसिटिल ग्लूकोज है। तो हमें क्या करना था, ग्लूकोज की संरचना के पक्ष में प्रमाण देने थे। तो पहला प्रमाण हमने क्या दिया कि इसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होते हैं। कैसे देखेंगे कि हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित है या नहीं है, वो हम देखेंगे, इसकी रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। एसिटिक एनहाइड्राइड कैसे बनता है आपको पता है ना, 2 एसिड जब आपस में रिएक्शन करते हैं, तो उसमें से अगर एक जल का अणु बाहर निकल जाए, तो वो क्या बना देगा, एसिटिक एनहाइड्राइड बनाएगा। ये एसिटिक एनहाइड्राइड ग्लूकोज के साथ जब रिएक्शन करता है, तो इसके जो 5 कार्बन पर हाइड्रोक्सी समूह है, उसको रिप्लेस कर देता है किससे, एसिटिल ग्रुप के साथ। अगर ये है हमारे पास, तो ये एसिटिल ग्रुप कौन सा, ये वाला आके जुड़ जाएगा 5 कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सी की जगह, हाइड्रोक्सी समूह की जगह। तो हमारे पास ग्लूकोज कैसा बन जाएगा, पेंटा एसिटिल ग्लूकोज बन जाएगा। अच्छा, इनके जो फॉर्मूले हैं वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल सा ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप ग्लूकोज की संरचना के पक्ष में प्रमाण दीजिए, तो आप क्या करो, सिंपल एक लाइन में लिखो कि ग्लूकोज जो होता है वो क्या होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है। ठीक है, इसकी जब भी हम रिएक्शन करवाएंगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो ये क्या करता है, ये इन हाइड्रोक्सी समूह को रिप्लेस कर देता है किससे, एसिटिल ग्रुप से। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनता है, पेंटा एसिटिल ग्लूकोज बन जाता है, और यही इसके पक्ष में क्या है, प्रमाण है। ठीक है, अच्छा, दूसरा इसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर क्या होता है, एक हमारा एल्डिहाइड समूह और होता है। अब इस एल्डिहाइड समूह के पक्ष में अगर हमें प्रमाण देना है, तो हम क्या करेंगे, इस एल्डिहाइड समूह की रिएक्शन करवा देंगे किसके साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, HCN के साथ। ठीक है, क्या करेंगे हम कि ये जो आपका कार्बोनिल समूह है, एल्डिहाइड क्या है, एक तरह का कार्बोनिल समूह है। ठीक है, एल्डिहाइड क्या होता है, CHO होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन है, ये हमारा क्या है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है। ये जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है, इसकी अगर हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, तो हमें क्या मिलता है, ये रिएक्शन आपने पढ़ी होगी सेकेंड ईयर के अंदर। ठीक है, सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ा होगा आपने कि क्या होता है, जब भी हम कार्बोनिल की रिएक्शन करवाते हैं HCN के साथ, तो ये क्या होता है, एक तरह की न्यूक्लियोफिलिक या नाभिक स्नेही अभिक्रिया होती है। ठीक है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती है। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया का मतलब क्या है कि ये जो हाइड्रोजन साइनाइड है, इसमें इस H के ऊपर क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, धन आवेश होता है,
और साइनाइड के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये जो साइनाइड है इसका अटैक होता है किसके ऊपर, इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर। ठीक है, कार्बोनिल कार्बन के ऊपर क्यों अटैक हुआ, क्योंकि ये साइनाइड किसकी तरह रिएक्ट करता है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह, नाभिक स्नेही की तरह काम करता है। और ये नाभिक स्नेही कहां पर जाके अटैक करेगा, ऐसा एलिमेंट जिसके ऊपर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक है, तो ये जो CO है, C डबल बॉन्ड O है, इसमें अगर हम ये डबल बॉन्ड तोड़े, पाई बंद तोड़े, तो इसके इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ आकर्षित होंगे, हमें पता है ये किसकी तरफ आकर्षित होते हैं, ऑक्सीजन की तरफ। क्यों होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये जो साइनाइड है ये नाभिक से ही है, किस पर अटैक करेगा, इस कार्बन के ऊपर जिसके ऊपर क्या है, धन आवेश है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है आपका, ठीक है, इस एल्डिहाइड ग्रुप में इस कार्बन के साथ क्या जुड़ गया, साइनाइड जुड़ गया, और ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब ये जो नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर क्या जुड़ जाएगा, ये आपका जो हाइड्रोजन साइनाइड का H+ है वो जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो कार्बोनिल समूह की जब भी हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ या HCN के साथ, तो हमें क्या मिलता है, ये साइनोहाइड्रिन मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन का मतलब क्या है कि एक कार्बन जिसके ऊपर साइनो ग्रुप है, साइनो ग्रुप कौन सा होता है, CN का। ठीक है, और एक हमारे पास क्या है, हाइड्रिन ग्रुप, जो कि क्या होता है, OH का। ठीक है, ये दोनों आके क्या होते हैं, यहाँ पर जुड़ जाएंगे और हमारे पास क्या बन जाएगा, साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। ठीक है, यही क्या है हमारा, किसके पक्ष में प्रमाण है कि ये जो ग्लूकोज है हमारा, इसके अंदर कोई ना कोई कार्बोनिल समूह उपस्थित है, यानी यहाँ पर क्या है, एल्डिहाइड उपस्थित है। या फिर अगर हम बात करें फ्रक्टोज की, तो फ्रक्टोज में क्या होता है, यहाँ पर कीटोन होता है, तो कीटोन भी क्या करता है, इसी तरह की रिएक्शन करता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, किसके पक्ष में प्रमाण है कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है, एल्डिहाइड या कीटोन, वो प्रेजेंट होते हैं ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। ठीक है, तो ये हमारे क्या हुए, ग्लूकोज की संरचना के पक्ष में प्रमाण। दो तरह के प्रमाण दिए हमने, एक क्या दिया, इस हाइड्रोक्सी समूह की प्रेजेंस का, इसकी उपस्थिति का प्रमाण दिया, और एक ये जो आपका दूसरा फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, उसकी उपस्थिति के पक्ष में प्रमाण दिया। ठीक है, आपको अगर ये पूछे कि ग्लूकोज की संरचना के पक्ष में प्रमाण बताने हैं, तो आप ये दो रिएक्शन बता सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी रिएक्शंस होती है, उनको भी अपने देख लेंगे, लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट है हम वही याद रखेंगे, सारी याद नहीं रखनी है आपको। ठीक है, तो ये तो दो रिएक्शन हो गई। अब थर्ड क्या होता है, इसके अंदर अगर हम ग्लूकोज की अभिक्रिया करवा दे HiO4 के साथ, पर आयोडिक अम्ल के साथ, अगर हम क्या करें, पर आयोडिक अम्ल के साथ ग्लूकोज की अभिक्रिया करवा दें, तो पर आयोडिक अम्ल क्या करता है, ऑक्सीडेशन का काम करता है, ऑक्सीकरण का काम करता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है कि ये कार्बन कार्बन के बंध को तोड़ता है, यानी अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारे आपके कार्बोनिल समूह हैं, तो वो कार्बन कार्बन के बंध को क्या करेगा, तोड़ देगा। ठीक है, और क्या करेगा, अगर कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर अल्कोहल है, तो उसका ऑक्सीकरण करके क्या बनाएगा, अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, अगर एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करता है, और एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या बनता है, एसिड बनता है। ठीक है, तो ग्लूकोज की जो हमारी संरचना होती है उसके अंदर हमें पता है क्या होते हैं, हाइड्रोक्सी समूह होते हैं, एल्डिहाइड समूह होता है। ठीक है, तो हम अगर ग्लूकोज की संरचना को पूरा डिटेल में लिखेंगे तो वो कैसा होगा, 6 कार्बन में से 5 कार्बन के ऊपर तो क्या है, हाइड्रोक्सी समूह है, और एक क्या है हमारा, एल्डिहाइड है।
ठीक है, हमारे पास क्या है, ग्लूकोज की संरचना जब हम लिखते हैं तो एक कार्बन के ऊपर तो ये क्या है, एल्डिहाइडिक समूह है हमारा। ठीक है, बाकी जो है कार्बन उस पे क्या होता है, एल्कोहल होते हैं। और ये क्या होता है, CH2OH होता है। ठीक है, ये हमारी क्या है, ग्लूकोज की संरचना है। क्या है, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें क्या होता है, 5 कार्बन के ऊपर तो क्या है, हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित है। ठीक है, एक क्या है हमारे पास, एल्डिहाइड ग्रुप है। तो हमें क्या करना है, अब इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ, पर आयोडिक अम्ल के साथ। ठीक है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, पर आयोडिक अम्ल के साथ करवाते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, ग्लूकोज की अभिक्रिया करवानी है किसके साथ, पर आयोडिक अम्ल के साथ। पर आयोडिक अम्ल क्या होता है, HiO4। ठीक है, ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन का काम करता है और उसके साथ साथ ये कार्बन कार्बन के बंध को तोड़ता भी है। ठीक है, तो ये जो ग्लूकोज की संरचना है इसमें ये क्या करेगा, इनको तोड़ देगा, कार्बन कार्बन बंध को। ठीक है, ये क्या करेगा, इन कार्बन कार्बन के बंध को क्या करेगा, तोड़ देगा। ठीक, अब क्या है, जिसमें जितने भी एल्कोहल वाले ग्रुप है उनका तो क्या बना देगा, एल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या मिलता है हमें, एल्डिहाइड मिलता है। ठीक है, तो उससे तो क्या बना देगा, ये एल्डिहाइड बना देगा। और जो एल्डिहाइड है उसका क्या बना देगा, ये एसिड बना देगा। ठीक है, हमें क्या करना है, इनका ऑक्सीडेशन करना है। तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, ये 5 जो ग्रुप है, इन 5 ग्रुप में ये क्या है, ये HC, ये वाला ग्रुप है। ठीक है, हमारे पास क्या है, H2CO है। तो ये क्या करेगा, इससे क्या बनाएगा, HCOOH बनाएगा। ठीक है, यानी इसके अंदर क्या है, एक ऑक्सीजन का ऐड करवा देंगे हम, एडिशन करवा देंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, एडिशन करवा देंगे हम किसका, एक ऑक्सीजन का इसके अंदर। तो ये क्या बन जाएगा, फॉर्मिक अम्ल बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो 5 कार्बन है इससे हमारा क्या बन जाएगा, ये फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, और ये जो एल्डिहाइड है इसके ऊपर ये क्या करेगा, ये एक हाइड्रोजन का एडिशन करवा देगा। ठीक है, ये क्या होगी, हमारी पर आयोडिक अम्ल से अभिक्रिया होगी। कि पर आयोडिक अम्ल की जब भी हम अभिक्रिया करवाएंगे किसके साथ, ग्लूकोज के साथ, तो ये क्या करेगा, ये इन एल्कोहल को, सॉरी, ये एल्कोहल को किस में कन्वर्ट करता है, एल्डिहाइड में। ये एल्कोहल को किस में कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड में। ठीक है, और ये क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन एक एक्स्ट्रा है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको, इसका फॉर्मिक अम्ल बना रहे हैं, HCOOH बना रहे हैं। ठीक है, और ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है इसमें से हम क्या कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन को और ऐड करके उससे क्या बना रहे हैं, फॉर्मिक एसिड बना रहे हैं। तो ये हमारी क्या रिएक्शन है, पर आयोडिक अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ, ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है ग्लूकोज की। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन पेपर में भी आ सकता है। ग्लूकोज की रिएक्शन है ओसाजोन निर्माण या ओसाजोन फॉर्मेशन। ठीक है, ग्लूकोज के अंदर या फ्रुक्टोज के अंदर हम स्ट्रक्चर जो भी पढ़ेंगे ना, उसमें हमें 2 मेन रिएक्शंस याद रखनी है। एक तो ये याद रखनी है ओसाजोन का निर्माण, ठीक है, और एक आएगी आपकी आगे किलियनी सिंथेसिस, किलियनी संश्लेषण। ये आपकी 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, आपको ये दोनों याद रखनी है किसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ओसाजोन फॉर्मेशन में क्या होता है कि हम ग्लूकोज की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ,
फेनिल हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, हम क्या करते हैं, ग्लूकोज की रिएक्शन किससे करवाते हैं, फेनिल हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं। ठीक है, तो फेनिल हाइड्रोजन जो होता है ना, वो किससे रिएक्ट करता है जाके, जो आपका ग्लूकोज का मेन फंक्शनल ग्रुप है, यानी ग्लूकोज में जो एल्डिहाइड है, या फिर अगर हम फ्रक्टोज के साथ फेनिल हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाएंगे तो उसमें क्या होता है, कीटोन होता है। तो कीटोन और एल्डिहाइड से ये क्या होता है, फेनिल हाइड्रोजन जाकर क्या करता है, रिएक्ट करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ग्लूकोज की संरचना को इस तरह से लिख देंगे कि ये हमारा क्या है, ग्लूकोज है। ठीक है, ग्लूकोज में हमने क्या किया, 2 कार्बन ले लिए, बाकी के कार्बन को किससे लिख दिया, R से लिख दिया। ठीक है, बाकी के आगे 4 कार्बन बचे हैं, वो क्या है, CHOH है। ठीक है, लास्ट कार्बन CH2OH है, उसको हमने क्या कर दिया, शॉर्ट में R से लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी अभिक्रिया करवाएंगे किसके साथ, फेनिल हाइड्रोजन के साथ। अब आपको ये पता होना चाहिए कि फेनिल हाइड्रोजन होता क्या है। ठीक है, फेनिल हाइड्रोजन का मतलब, फेनिल का मतलब क्या है कि एक फिनोल का समूह है, C6H5 है। ठीक है, और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होता है, NH2NH2 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन क्या होता है, NH2NH2 होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे इसके साथ, तो ये हमारा क्या है, फेनिल हाइड्रोजन। हमें क्या करना है, इस ग्लूकोज के अणु के साथ अभिक्रिया करवानी है किसकी, फेनिल हाइड्रोजन की। ठीक है, और ये क्यों कर रहे हैं हम, ओस्ट्राजोन बनाने के लिए ये कर रहे हैं। ठीक है, तो एक ओस्ट्राजोन जब भी हम फॉर्मेट करेंगे, एक ओस्ट्राजोन जब भी हम बनाएंगे, तो उसमें 3 फेनिल हाइड्रोजन के अणु काम में आते हैं। ठीक है, अभी ये जो रिएक्शन हम कंप्लीट करेंगे तो उसमें तीनों के तीनों फेनिल हाइड्रोजन आपके काम में आ जाएंगे। ठीक है, पहला हमने फेनिल हाइड्रोजन लिया, अब ये अभिक्रिया कैसे करेगा इस ग्लूकोज के साथ, ये फेनिल हाइड्रोजन है। ठीक है, और हमारे पास ये क्या है, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमने क्या कर दिया, C डबल बॉन्ड O कर दिया। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या है, यहाँ पे कार्बोनिल है, इस कार्बोनिल को दिखा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा कि ये जो फेनिल हाइड्रोजन है, इसमें से क्या होता है, ये नाइट्रोजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन देता है किसको, इस वाले कार्बन को। ठीक है, क्यों देता है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, बड़ी आसानी से ये दे सकता है। ठीक है, इस कार्बन के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा विवितरणीय है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा आकर्षित किसकी तरफ होता है, ऑक्सीजन की तरफ होता है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी है। यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है, इसके पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर किसको देगा, इस कार्बन को देगा, इसके साथ ये क्या होगा, जुड़ जाएगा। अच्छा, हमें इसकी मैकेनिज्म पढ़नी नहीं है, आपने सेकेंड ईयर में पढ़ी है, फिर भी हम इसको एक बार शॉर्ट में लिख देते हैं। ठीक है, क्या किया हमने, इस कार्बन के साथ क्या जोड़ दिया, ये नाइट्रोजन जोड़ दिया, और ये हमारा बाकी का फेनिल हाइड्रोजन। ठीक है, ये वाला जो नाइट्रोजन है, ये वाला जो नाइट्रोजन है, ये किसके साथ जुड़ा, कार्बन के साथ। ठीक है, तो ये कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड जो है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर आ जाएंगे, इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, जब हमने ये नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ जोड़ा, तो नाइट्रोजन की संयोजकता देखो, नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, नाइट्रोजन कितने बंध बना सकता है, 3। ठीक है, यहाँ पर इसके कितने बंध बन रहे हैं, 2 हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन इसके साथ और एक दूसरे वाले नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, तो 4 बंध बन रहे हैं। जब भी 4 बंध बना लेगा, यानी इसकी संयोजकता अगर बढ़ा दी हमने, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो जब ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इस NH2 में से एक H+ जो है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, इस NH2 में से क्या होता है, एक H+ बाहर निकल जाता है, और ये H+ बाहर निकल के किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या बना, ये बना कि ये जो फेनिल हाइड्रोजन का नाइट्रोजन था जो कि कार्बन के साथ जुड़ा, उसका एक हाइड्रोजन हमने निकाल दिया। ठीक है, बाकी का ये फेनिल हाइड्रोजन है। ठीक है, अब क्या होगा, दूसरी बार ये क्या होगा, ये नाइट्रोजन के पास फिर से एक लोन पेयर है। ठीक है, 3 बंध बना रखे हैं, 3 बंध बनाने के बाद में नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है।
ठीक है, तो अभी भी इसके पास क्या है, एक लोन पेयर उपस्थित है। ठीक है, तो ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन फिर से किसको देगा, इस कार्बन को देगा। जब ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा तो इसमें से ये OH माइनस के रूप में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, OH इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, यानी पाई बंध बन जाएगा। यानी इससे क्या बना, अच्छा इसका आर छोड़ दिया हमने। कार्बन की वैलेंसी हमेशा कंप्लीट करके चलना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे इस कार्बन के साथ आगे क्या था, दूसरा कार्बन था जिसके ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, OH और H जुड़ा हुआ है और आगे R है। ठीक है, तो इसके साथ भी क्या है, ये एक और चीज जुड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, एक और चीज जुड़ी हुई है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो स्टेप था इसमें हमने क्या किया था कि ये जो नाइट्रोजन है इसके जो लोन पेयर है वो अपने इलेक्ट्रॉन देता है किसको, इस कार्बन को, और इस कार्बन से ये OH माइनस बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कार्बन है और ये नाइट्रोजन है इसके बीच में क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। अब यहाँ पे फिर से इस वाले नाइट्रोजन की संयोजकता चेक करो आप। यहाँ पे ये नाइट्रोजन कितने बंध बना रहा है, 1 2 3 और 4। ठीक है, 4 बंध बनाते ही क्या होगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इस कार्बन की संयोजकता पूरी है 1 2 3 4। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जो NH है, NH प्लस, इसमें से ये हाइड्रोजन फिर से निकलेगा और किसकी फॉर्म में निकलेगा, H प्लस की फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, क्या बना इसके थ्रू कि ये जो फेनिल हाइड्रोजन है, इसका ये जो नाइट्रोजन है ये इस कार्बोनिल कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ गया। ठीक है, हमने क्या किया, इस कार्बोनिल कार्बन की रिएक्शन किससे करवाई, इस फेनिल हाइड्रोजन से करवाई, और उससे हमने क्या किया, इसके 2 H2 के अणु और इसका एक ऑक्सीजन बाहर निकाल दिया, और ये कार्बन डबल बॉन्ड से किसके साथ जुड़ गया, इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, पहला स्टेप हुआ। ये इसकी पूरी मैकेनिज्म थी कि कैसे ये बाहर निकलता है ऑक्सीजन और उसकी जगह कैसे आता है ये फेनिल हाइड्रोजन का नाइट्रोजन। ठीक है, 2 स्टेप होंगे इसमें, क्या पहले ये नाइट्रोजन जो है वो अपने लोन पे देगा इस कार्बन को। ठीक है, और इसके जो इलेक्ट्रॉन है इन दोनों के बीच के, ये किस पे ट्रांसफर हो जाएंगे, ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, तब यहाँ पे क्या होगा, इस नाइट्रोजन की संयोजकता बढ़ जाएगी, तो इससे एक H प्लस निकल के कहाँ जुड़ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, फिर सेकेंड स्टेप में फिर से क्या होगा, ये वाला जो नाइट्रोजन है फिर से अपने लोन पेयर किसको देगा, इस कार्बन को देगा, और यहाँ से क्या होगा, एक OH बाहर निकल जाएगा OH माइनस के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, और इस नाइट्रोजन की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से एक H प्लस को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो ये आपका दूसरा स्टेप है, तो इसको हम सिंपली लिख लेते हैं। मैकेनिज्म नहीं लिखनी है आपको। ठीक है, आपको सिंपल स्टेप लिखना है कि हम जब भी इस ग्लूकोज की स्ट्रक्चर के साथ फेनिल हाइड्रोजन की अभिक्रिया करवाते हैं तो ये जो आपका एल्डिहाइड का कार्बोनिल समूह है इसके साथ ये फेनिल हाइड्रोजन जुड़ जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेप है कि इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से फेनिल हाइड्रोजन का ये नाइट्रोजन जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, सिर्फ ग्लूकोज के एक अणु के साथ, ये क्या है, ग्लूकोज है, ये क्या है, फेनिल हाइड्रोजन है। ठीक है, ये किसके साथ जुड़ गया, इस कार्बोनिल कार्बन के साथ जुड़ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक और अणु लेंगे, किसका, फेनिल हाइड्रोजन का ही। ठीक है, जब हम दूसरा अणु लेंगे ये फेनिल हाइड्रोजन का, तो ये क्या करेगा, ये इस दूसरे वाले कार्बन से, ये आपका पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, दूसरे वाले कार्बन से H2 बाहर निकाल देगा, ये वाला और ये वाला हाइड्रोजन बाहर निकाल देगा। ठीक है, ये जब बाहर निकालेगा तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन तो क्या कौन ले लेगा, ये Me ले लेगा, NH2 ले लेगा,
और NH3 के रूप में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, एक जो हाइड्रोजन है वो तो कौन ले लेगा, ये एमीन लेगा और NH3 के रूप में बाहर निकल जाएगा। और दूसरा जो हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, ये बाकी बचा हुआ पोर्शन लेगा और एनिलीन के रूप में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, C6H5NH2 क्या होता है, एनिलीन होता है। तो ये एनिलीन के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो इस स्टेप में हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको इधर लिख लेते हैं अपने। इस स्टेप में हमारे पास क्या बन जाएगा, पहला जो कार्बन था उसके ऊपर तो एक फेनिल हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, दूसरा कार्बन जो है उस पे हमने क्या बना दिया, C डबल बॉन्ड O बना दिया, उसमें से 2 हाइड्रोजन को हमने बाहर निकाल दिया। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, दूसरा स्टेप। हमने यहाँ पर 2 फेनिल हाइड्रोजन के अणु काम में ले लिए। पूरी ओसोजोन फॉर्मेशन में हमें 3 अणु काम में लेने हैं। तो अब आएगा हमारा तीसरा अणु फेनिल हाइड्रोजन का। ठीक है, अब आएगा कौन सा, तीसरा अणु फेनिल हाइड्रोजन का। अब ये रिएक्शन जो होती है वो सेम किस रिएक्शन की तरह होगी, पहले वाली रिएक्शन की तरह, कि यहाँ पे ये जो C डबल बॉन्ड O था इसकी इसके साथ रिएक्शन करवाई तो क्या होगा, ये कार्बन और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के साथ बंध बना लेंगे। ऐसे ही इसमें होगा, ये जो C डबल बॉन्ड O है ये टूटेगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये नाइट्रोजन आ जाएगा। मतलब हमारे पास क्या बन जाएगा, ये ठीक है, ये बन जाएगा। ये हमारा क्या है, ओसाजोन है। ठीक है, ये क्या है, ओसाजोन है। अब ये ओसाजोन मतलब ये 3 फेनिल हाइड्रोजन ही क्यों रिएक्ट किए, इसके आगे क्यों और फेनिल हाइड्रोजन नहीं आए, उसका रीजन क्या है कि ये जो ओसाजोन बना, इस ओसाजोन के अंदर क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। इसमें हाइड्रोजन